हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज की इस एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हमारा टॉपिक है हमारा एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ की जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी इफिशिएंसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा, तो वो क्या होती है। थर्मल ऊर्जा किसी वस्तु या प्रणाली द्वारा वस्तु के भीतर कणों की आवाजाही के कारण उत्पन्न होती है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि जो थर्मल एनर्जी है, वो जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, उसके नतीजे में जो एनर्जी उनमें जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में से एक है, जहाँ ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा कार्य लागू बल के कारण किसी वस्तु की गति है। एक प्रणाली बस कुछ सीमा के भीतर वस्तुओं का एक संग्रह है, इसलिए थर्मल ऊर्जा को उसके कणों की गति के कारण काम करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है। थर्मल एनर्जी का अब हम गाइस यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पे। देखें, तापीय ऊर्जा के एक सरल उदाहरण को लेते हैं। स्टोव के हीटिंग एलिमेंट में थर्मल ऊर्जा पैदा होती है। जो स्टीव का जो एलिमेंट होता है, उससे थर्मल एनर्जी पैदा होती है, और जितना अधिक तेज स्टोव को जलाते हैं, उतनी अधिक आंतरिक ऊर्जा स्टोव में होती है। बहुत ही बेसिक स्तर पर ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं की गति के कारण जो स्टोव के मेटल एलिमेंट को बनाती है। मुझे पता है कि आप अणुओं को हिलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वे हिलते हैं। अणु जितनी तेज होंगे, उसमें आंतरिक थर्मल एनर्जी होगी। देखिए, इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है। माना एक पानी के बर्तन को हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखा जाता है। क्या होता है, स्टोव सही कार्य करता है, वैसे नहीं जैसा कि हम आमतौर पर इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ कार्य किसी चीज़ की गति से है। गाइस, अमूमन जो यहाँ पे जो काम करेगा, उस तरह से नहीं लेते, हम फिजिक्स के हिसाब से लेते हैं। बेसिकली क्या होता है काम, जब किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की पोजीशन में हम जब चेंज कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ला देते हैं, उसी को इन्होंने दिया है। जब उस पर बल लगा दिया जाता है, विशेष रूप से स्टोव की तापीय ऊर्जा पॉट के कणों और अंततः चले भैंस, तो वही कुछ नहीं है। अब देखते हैं क्या है एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स। ऊर्जा तत्व उसमें कौन कौन से होते हैं। आग की खोज के बाद से मनुष्य ने आग या गर्मी पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया है। जानवरों के गोबर से लेकर कोयले और तेल तक, और हाल ही में परमाणु प्रतिक्रियाएं भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग
करने के बारे में बहुत चिंता है, क्योंकि ये वायुमंडल में CO2 के बढ़ते स्तर को जन्म देती है। कुछ ऊर्जा नीति विश्लेषकों का कहना है कि बायोमास का उपयोग करने से वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड नियत स्तर पर रहेगी, क्योंकि इन सामग्रियों का दहन प्रकाश संश्लेषण के ठीक उलट है। हालांकि बायोमास के अधिकांश रूपों को आसानी से परिवहन या उपयोग नहीं किया जा सकता है। बायोमास ईंधन के साथ इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, यूनिट देख लेते हैं जो एनर्जी की। देखें क्या है ऊर्जा यूनिट, ऊर्जा की बेसिक जूल, जो काम करने की बेसिक जो होती है वही यूनिट इसकी भी है। ये मीट्रिक प्रणाली की बुनियादी ऊर्जा इकाई है, या बाद में अधिक व्यापक रूप में अंतर्राष्ट्रीय SI इसको मीटर किलोग्राम तथा सेकंड में परिभाषित किया जाता है। कैलोरी, ज़्यादातर कैलोरी को पानी के हीटिंग के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार एक पारंपरिक परिभाषा में एक कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बनाने के लिए आवश्यक तो जो एनर्जी होगी उसको हम 1 कैलोरी बोलते हैं। अब ये कुछ यूनिट का कन्वर्जन दिया है, किलोवाट घंटा को किस तरह से हमें चेंज करना है, देख सकते हैं आप। अब बस हम पढ़ते हैं बॉयलर्स के बारे में। बॉयलर्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बेसिकली हाई टेम्परेचर, देखते हैं क्या लिखा है, भाप जनित या बॉयलर वो युक्ति है जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा को अंतरित ट्रांसफर कर उच्च तापमान तथा दाब पर भाप उपजाई जाती है। ठीक है, बेसिकली ये स्टीम जनरेटर के तौर पे भी हम बोल सकते हैं। सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य दाब 1 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाता है। फंक्शन इसके क्या क्या है, ईंधन दहन के फलस्वरूप बॉयलर
भट्टी में उच्च ऊष्मा जल को अंतरित करना, बांझ को वांछित ताप पर उपजाना, संचित करना, विभिन्न गुण स्तर की भाप आवश्यकता अनुसार सप्लाई करना, वेट स्टीम संतृप्त भाप, कुछ इसके यूज है। मेन एलिमेंट्स देखते हैं इसके क्या है। सोर्स ऑफ हीट सप्लाई, बॉयलर भट्टी जिसमें ईंधन का दहन कर ऊष्मा उपजाई जाती है, वाटर कंटेनर और हाई प्रेशर वेसल। अब ये जनरेट कैसे होती है इसको हम देखते हैं। बॉयलर के जल एकत्रित करने तथा भाप को संचित करने के लिए कंटेनर या बॉयलर ड्रम होता है। बॉयलर भट्टी में ईंधन के जलने से ऊष्मा उपजती है जो फ्लू गैसों के माध्यम से जल को अंतरित होती है और उच्च दाब व ताप पर उपजाई जाती है। उपयोग देखते हैं। शक्ति के लिए इसका उपयोग होता है। भाप इंजन या फिर जो भाप ये जनरेट करता है उसको ही हम एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। भाप इंजन या भाप टरबाइन के उच्च दाब व ताप वाली भाप को भेजकर भाप इंजन के पिस्टन को गतिशील करना, भाप टरबाइन के रोटर ब्लेड्स को घुमाना और उससे यांत्रिक शक्ति प्राप्त करना। औद्योगिक उपयोग, कपड़ा मिलों में ब्लीचिंग पाउडर के लिए भाप का उपयोग होता है। कुछ रासायनिक उद्योगों, लॉन्ड्री तथा चीनी मिलों में भी ये काम आती है। एडवांटेजेस क्या है इसके। एडवांटेजेस देखिए गाइस, हम बात कर रहे थे भाप इंजन के एडवांटेजेस के बारे में, यूज़ के बारे में। तो भाप को उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और प्रकृति में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। पानी तथा भाप में ऊष्मा अंतराल के अच्छे गुण हैं। पानी तथा भाप मेटल और जीवों पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। भाप के एडवांटेजेस, भाप को जनरेट करने के लिए बड़े संयंत्रों की आवश्यकता होती है जिसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई रहता है। अब जो बात करें, भाप को संचित करने के लिए मजबूत व बड़े आयतन वाले कंटेनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भाप में काफ़ी
ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसे जो कंटेन करने के लिए जो कंटेनर होते हैं वो काफ़ी, एक तो वॉल्यूम उनका ज़्यादा होना चाहिए और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। भाप स्टीम जनरेट करने में पानी तथा ईंधन को भारी मात्रा में इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से जो पानी का बॉयलर होगा। अब जो बॉयलर जो जनरेटर होते हैं, स्टीम जनरेटर, जिनको हम स्पेसिफिकली बॉयलर्स टर्म से डिनोट करते हैं, तो उनका वर्गीकरण के बारे में बात की गई है। बॉयलर अनेक प्रकार के होते हैं तथा इनकी संरचना व कार्य प्रणाली विभिन्न होती है, अतः बॉयलरों का वर्गीकरण भी अनेक बातों पर निर्भर करता है। विभिन्न बॉयलरों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है धूम्रनली, दूसरा जलनली बॉयलर। लेकिन धूम्रनली बॉयलर क्या होता है? धूम्रनली बॉयलरों के अंदर भट्टी में उपजी दूध गैस धूम्रनलियों से गुजरती है तथा जल इन नलियों से बाहर जाता रहता है। दुग्ध गैसों की ऊष्मा धूम्र नलियों के माध्यम से जल को रूपांतरित होती है और भाप उपजती है। ये सिद्धांत पर आधारित प्रमुख बॉयलर हैं रेल इंजन और कॉकरन और लंकाशायर वॉलन इंजन। गाइस, इससे बेहतर है कि मैं इसको हम ये थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि इसके ऑब्जेक्टिव बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि तब तक इसका सिलेबस हो पाएगा। तो जितना हम पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के अपलोड कर दिया करेंगे। अब बॉयलरों को कैटेगराइज किया गया है उनकी जो स्टीम का प्रेशर होता है उसके बेस पर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे ही, और उनकी कितना वो स्टीम को जनरेट कर सकते हैं, इसके बेस पे भी इसको कैटेगराइज किया गया है। अब ये कुछ बॉयलर्स के कंटेंट हैं जिनको यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा करूँगा गाइस, अगर इससे रिलेटेड कोई एनिमेशन वीडियो हुआ तो मैं इसके साथ मर्ज कर दूंगा, तो आपको एक इमेजिनेशन का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कंपोनेंट होते हैं उसके। In this video, we are going to discover what an industrial boiler is and how it works. But first, let us consider the term heat. Heat is vital in everyone's day-to-day lives. Whether it be heat to warm up our surroundings or heat to be able to cook food, we all use it to some extent in our day-to-day activities. Water and steam are great heat carriers and are not damaging to our environment. The boiling point of water at atmospheric pressure is 100 degrees centigrade, or 212 degrees Fahrenheit. By pressurizing the boiling system, by giving it an airtight seal, we can actually increase the boiling point. This is how pressure cookers work. An airtight vessel to increase the pressure, to increase the boiling point.
This makes the food cook in a much shorter time than if an open saucepan were to be used. So how does this compare with an industrial boiler? Well, for a start, industrial boilers can cope with pressures much higher than a pressure cooker. Industrial boilers are often made by welding together thick steel plates, allowing extremely high pressures to be made. It has to be made incredibly strong to cope with the high pressure, as failure to do so will result in forces close to an exploding bomb. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. The function of a boiler is to either produce hot water or steam. Hot water boilers heat water for the purpose of domestic or commercial heating and hot water supply. Steam boilers generate steam in order to power turbines for power generation and various other industrial heating applications. To visualize the effects of steam generation using a boiler, think of the steam powering a turbine. When the steam passes through the blades of a turbine, the force turns the blades and accelerates the turbine. Steam contains an enormous amount of energy, so it makes the turbine quite efficient and, depending on the fuel used to boil the water, quite energy efficient too. There are different types of boilers for all sorts of different applications. We are going to cover a couple of the different types, including how each of the methods is able to generate heat, so you can familiarize yourself and be able to correctly identify them. Firstly, fire tube boilers. The typical makeup of this type of boiler is a furnace, a water tank acting as a boiler, and a smokestack. There are tubes running through the water tank carrying the heat from the furnace, and the smokestack vents the heat and gases caused by the heating effect, so that the pressure does not continue to rise above the intended level. So, the fuel is burned inside the furnace. The tubes transfer the heat of the furnace through the water in the tank. Once it is heated, the steam generated is moved along downstream. Fire tube boilers tend to be the cheapest type of boiler to produce, as they have a fairly simple construction, but are typically limited for low to medium pressure applications due to the thickness of the outer shell containing the water. Now that we've covered the fire tube boiler, let's have a look at a water tube boiler. The design is fairly similar to a fire tube boiler, but instead of the furnace heating fire tubes to heat water in a tank, the furnace heats water tubes inside the furnace. In the same way, a fuel source is burned in the furnace, causing the water tubes inside to heat up. Once again, when the water is boiled, steam is generated and moved downstream. A water tube boiler is more thermally efficient than a fire tube boiler, but they are more complex to construct, and the quality of the water can be a limiting factor. The water may need filtering to operate most effectively. Combustion is the process of burning a fuel source. To create a reaction, there must be a fuel source, heat, and an oxidizing agent. Boilers can be designed to burn a specific fuel using any number of different technologies, but the main component to consider here is the heat source, or otherwise known as the fuel. The fuel is one of the most important aspects of a boiler, and is what burns inside the boiler to generate the heat. There are many different sources that can be used. Coal is a standard fuel source. In industrial boiler applications, the coal tends to be ground to a fine powder, as it burns more completely than traditional bricks. Electric can be used as a heat source, either by resistance heating coils
or electrode units. Electric would normally only be used for smaller commercial or domestic use. Electrode-type applications require very high water quality and conductivity to work effectively. Maintenance is key to electrode-type applications too, as cleaning the insulators is required to prevent arcing between the electrodes. Gas-fired boilers work by using either propane or natural gas, whereas oil-fired boilers work using gasoline or petroleum-based fluid. So let's now recap a few of the things learned today. Boilers are an extremely versatile and important piece of engineering equipment, not only for us on a domestic level, but at a commercial and industrial level too. There are so many different applications that boilers are used for. They are used in the food industry. Food at various stages of production needs to be heated or boiled as it is processed. Another interesting use of boilers is in the brewing of beer. During the beer brewing process, the malt needs to be ground and mixed with water, a process called mashing. This mash is then heated using steam for several hours before the yeast is introduced to trigger the fermentation. To generate heat, we need a fuel source. The reaction of having a fuel source, heat, and an oxidizing agent allows for a reaction to take place. This keeps the heat source going. By heating tubes of water and using fire tubes to heat a tank, steam is produced at extremely high pressures to produce enormous amounts of energy. Okay, that's all for today's video. If you've learned something new from this video, it would mean the world to us to like this video. If you can think of anything you'd like us to cover, let us know in the comments, and we'll see if we can put together a video on your topic too. Catch us next time for another informative video. That's it for now. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format and take your career to the next level? Head on over to realpars.com.